नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी बताए कोरोना कौन फैला रहा और अब जमाती कौन है, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बीच विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है, कई अधिकारी संक्रमित हो गए हैं, सीएम और डिप्टी सीएम हाउस भी इससे अछूता नहीं रहा है। साथ ही बीजेपी के तो 75 नेता संक्रमित हो गए हैं, फिर भी जनता को छोड़ बीजेपी वर्चुअल रैली करती रही। आरजेडी नेता ने कहा कि बीजेपी बताए कि कोरोना कौन फैला रहा है और अब जमाती कौन है। कोरोना तो बीजेपी के नेता फैला रहे हैं, हमने पहले ही कहा था जान है तो जहां है, लेकिन ये लोग चुनाव की चिंता करते रहे। मरीजों का इलाज तक नहीं हो रहा, पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर के लिए डॉक्टरों को धरना देना पड़ रहा है और एनडीए एक चरण में चुनाव कराना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि यानी करोड़ों लोग एक साथ निकलेंगे। आप क्या चाहते हैं कि लोग बूथ के बाद सीधे शमशान जाएं? अगर कोरोना से खतरा नहीं नजर आ रहा तो परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार कराएं। कोरोना के नाम पर बेईमानी ना हो। अगर आपको खतरा लगता है तो कुछ दिनों के लिए चुनाव टाल दीजिए। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में एनडीए को कोरोना की चिंता नहीं है, बल्कि इनको कुर्सी की चिंता है, इसलिए ये चुनाव कराना चाहते हैं। हालांकि एनडीए के नेता आरजेडी कांग्रेस के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में स्कूल कॉलेज बंद है, रोजगार नहीं, मजदूर सड़क पर, तो नीतीश क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के जन अधिकार पार्टी के मिलन समारोह के दौरान कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े, खासकर वो जो मैथिली क्षेत्र से आते हैं। इस दौरान जाप नेता ने होम सेक्रेटरी के कोरोना पॉजिटिव होने पर कहा कि जब गृह सचिव कोरोना संक्रमित हो सकते हैं तो फिर कौन बाकी रहेगा, इसलिए हमारी मांग है कि चुनाव स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब स्कूल कॉलेज बंद है, रोजगार खत्म है, मजदूर सड़क पर आ गए हैं, तो फिर नीतीश कुमार सड़क पर क्यों नहीं आए? पप्पू यादव ने इस दौरान मांग की कि लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों, स्कूल समेत अन्य निजी संस्थानों की बिजली बिल को माफ किया जाए। इसके अलावा जाप प्रमुख ने यह भी कहा कि होर्डिंग टैक्स को भी माफ किया जाना चाहिए। कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि कई जगहों पर जांच किट की व्यवस्था नहीं है। सीएम नीतीश कुमार से मांग है कि सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तैयार किया जाए। भारी संख्या में बीजेपी नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने पर पप्पू यादव ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी ली और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि महानायक को कोरोना पकड़ लिया है, बीजेपी ने कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया है। वैज्ञानिक तथ्यों को भूलकर पीएम मोदी झुंझुना बजवा रहे हैं। अमित शाह वर्चुअल रैली में व्यस्त है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। जन अधिकार पार्टी में मिलन समारोह के दौरान कई नेता और कार्यकर्ता, खासकर जो मैथिली क्षेत्र से आते हैं, वे मिले हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सबको सदस्यता दिलाई और उसी दौरान यूपी में मारे गए विकास दुबे समेत अन्य एनकाउंटर की जांच करने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, सचिन पायलट के पास कुछ नहीं, वे महज बीजेपी के हाथ में खेल रहे। डिप्टी सीएम के खिलाफ एक्शन पर बोले सीएम अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि बगावत करने वाले सचिन पायलट के हाथ में कुछ नहीं है और वे केवल भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात करने के बाद गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश के खेल को राजस्थान में भी दोहराना चाहती थी और यह सब पिछले 6 महीने से चल रहा था। गहलोत ने कहा कि पायलट व उनके साथ गए अन्य मंत्रियों, विधायकों को मौका दिया गया, लेकिन वे ना तो सोमवार को और ना ही मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आए। पायलट सहित 3 मंत्रियों को उनके पदों से हटाए जाने के फैसले की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने मजबूर होकर यह फैसला किया है। गहलोत ने कहा आज के फैसले से कोई खुश नहीं है, ना पार्टी ना आला कमान। उन्होंने कहा आखिर में मजबूरी हमें हाईकमान को फैसला करना पड़ा, क्योंकि पिछले काफी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, इसे लेकर मैंने कई बार आगाह किया था कि षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है, जिससे हमारे किसी नेता को फंसना नहीं चाहिए। यह पिछले 6 महीने से चल रहा था और हम सब
सबको जानकारी थी। हम जानते थे कि यह बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और यह चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची है उसी कारण पहुंची है। बकौल गहलोत हमारे कुछ साथी गुमराह होकर चले गए। दिल्ली के अंदर बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में, वही करना चाहते थे वे लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूं कि उस खुले खेल में वे लोग मात खा गए, क्योंकि जनता भी समझ गई है। सीएम के मुताबिक जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है विधायकों पर, जो गए हैं वहां उन पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जिताकर भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है कि आप 5 साल के लिए जीत कर गए, 1.5 साल में वापस क्यों आ रहे हो। तो यह जो स्थितियां बनी है देश के अंदर बहुत खतरनाक स्थिति है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 दिन के अंदर घर वापस लौटेंगे बिग बी और अभिषेक बच्चन। जी हां दोस्तों, शनिवार देर रात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह ऐलान किया कि वह कोरोना से संक्रमित है, जिसके बाद से ही देश भर में दुआओं का सिलसिला जारी है। वहीं इस चौंका देने वाली खबर के बाद पूरे बच्चन परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें जया बच्चन के अलावा बिग बी के परिवार से अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गयी। 7 दिन के अंदर घर वापस लौटेंगे बिग बी और अभिषेक बच्चन। वहीं एक तरफ जहां अमिताभ अपने बेटे अभिषेक के साथ मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है, तो वहीं ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसी बीच अब अमिताभ और अभिषेक के हेल्थ को लेकर अपडेट आया है, जिसे सुनकर उनके फैंस को राहत मिलने वाली है। जी हां, डॉक्टर्स का कहना है कि अमिताभ और अभिषेक बच्चन को अपना इलाज के लिए कम से कम 7 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोनों की सेहत में पहले से ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। दोनों की हालत में तेजी से सुधार। नानावटी अस्पताल की रिपोर्ट की माने तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर बनी हुई है। दोनों की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, दवाओं का तेजी से असर हो रहा है। नानावटी अस्पताल लगातार उनकी देखभाल में लगा हुआ है। वहीं अमिताभ अभिषेक की सेहत में सुधार को देखते हुए डॉक्टरों ने कहा कि अब इलाज में सख्ती की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों की रिकवरी तेजी से हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स की खास टीम हर घंटे बिग बी और अभिषेक की जाँच कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल पर बढ़े टैक्स से 2.25 लाख करोड़ रुपए कमाएगी मोदी सरकार। दुनिया में दाम घटते गए, भारत में होता रहा इजाफा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बाद से पेट्रोल और डीजल पर बढ़े टैक्स से मोदी सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए की मोटी कमाई होने का अनुमान है। यह स्थिति तब है जबकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें ऐतिहासिक गिरावट के दौर में है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक सरकार और तेल कंपनियों को हर दिन बढ़े हुए टैक्स से 730 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो रही है। इसी रकम को सालाना तौर पर जोड़कर देखा जाए तो यह 2.25 लाख करोड़ रुपए हो जाती है। जानकारों के मुताबिक बीते वित्त वर्ष में केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोलियम सेक्टर से कुल 5.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि इससे सरकार को कोरोना संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इस दौर में सरकार को टैक्स से मिलने वाली आय में कमी आई है और दूसरी तरफ गरीबों के लिए राहतों के ऐलान से खर्च में इजाफा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार बजट संतुलन बनाने के लिए पेट्रोलियम से मिलने वाले इस अतिरिक्त कर का इस्तेमाल कर सकती है। मई में ही केंद्र सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 13 रुपए और पेट्रोल पर 10 रुपए का इजाफा किया था। इस बढ़ोतरी के साथ ही भारत पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा 69% टैक्स लगने वाला देश बन गया है। यही नहीं, मोदी सरकार ने रोड सेस भी 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर बढ़ाया है। एक तरफ केंद्र सरकार ने इजाफा किया है तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने भी वैट में इजाफा करके कोरोना संकट से निपटने की काट ढूंढ ली है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल सरकारों का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान उनके राजस्व में 90% तक की कमी आई है। ऐसे में राज्यों ने भी टैक्स में कमी की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भरने की कोशिश की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा शासन में सड़क से जेल तक संचालित हो रहे सिंडिकेट। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश में सड़क से लेकर जेल तक अपराधियों द्वारा सत्ता संरक्षित सिंडिकेट संचालित किए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिला जेल में कैदियों द्वारा कमीशन देकर रकम गंवाने का रैकेट सामने आया है। अलीगढ़ में भाजपा नेता पूर्व मेयर के पति ने चेकिंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस कर्मियों के टोकने पर उन्हें धमकी दी। सत्ता की हनक में भाजपा नेता व उनके रिश्तेदार अपनी मर्जी के मालिक बन बैठे हैं, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं है।
सपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा राज बेटियों के लिए काल साबित हो रहा है। नोएडा के बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद शव को लटका दिया गया। परिवार को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रयागराज में दारोगा के 2 बेटों ने दोस्तों संग मिलकर एक किशोरी से दुष्कर्म किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में विश्व स्तरीय यूपी डायल 100 की व्यवस्था की गई थी, जिसका इस्तेमाल अपराध नियंत्रण में ही नहीं किया जा रहा है। अपराधियों को राजनीति में आने से रोकना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संकट काल में सरकार लोगों में सुरक्षा, रोजगार और भविष्य के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाने में पूरी तरह विफल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा कार्यालय में कोरोना का कहर, 75 नेता व कार्यकर्ता संक्रमित। जी हां दोस्तों, बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 75 से अधिक बताया जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। संगठन महामंत्री, प्रदेश महामंत्री को कोरोना हुआ है। एक प्रदेश उपाध्यक्ष को भी कोरोना होने की सूचना है। इतनी बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं के संक्रमित होने से भाजपा की परेशानी बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार में इसी साल चुनाव होना है। कार्यालय में लगातार बैठकें होती रहती हैं। वर्चुअल बैठक और वर्चुअल रैली जैसे कार्यक्रम भी इसी कार्यालय से संचालित होते हैं। इस बीच पूर्व सांसद और जाप प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में 75 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। क्या बिहार में यह तबलीग का दफ्तर है? यहाँ मौलाना साद कौन है? पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि क्या छोटा मोदी है मौलाना साद? बाढ़ में वर्चुअल रैली कर कोरोना फैलाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, तेजस्वी यादव ने भाजपा की वर्चुअल रैली पर लगाया तेजी से कोरोना फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है, जिसको लेकर सूबे में एक दूसरे सियासी दलों पर आरोप प्रत्यारोप आए दिन लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लालू के बेटा एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर राज्य में लगातार बढ़ कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई। तेजस्वी ने चिंता जताते हुए लिखा कि सूबे में सीएम नीतीश कुमार के परिवार समेत मुख्यमंत्री आवास से जुड़े करीब 85 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने लिखा कि भाजपा की वर्चुअल रैली की वजह से 75 भाजपाई कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार के मुख्य सचिव और सचिवालय के अनेक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा कि जब राज्य में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और अन्य बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर राहुल गांधी का ट्वीट, इस हफ्ते 10 लाख पार कर जाएगा आंकड़ा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब बेकाबू हो गई है और हर 4 से 5 दिन के अंदर 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मसले को उठाया है और सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि इस हफ्ते हमारे देश में कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर लेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। फिर चाहे लॉकडाउन की नाकामी हो या फिर 21 दिन की लड़ाई में फेल होने की बात, राहुल की ओर से अक्सर सोशल मीडिया का सहारा लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस बयान को भी साझा किया है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस अभी और भी खतरनाक होगा और ऐसे वक्त में ना तो वैक्सीन काम आएगी और ना ही कोई इम्यूनिटी बूस्टर। साथ ही WHO ने कई देशों के कोरोना वायरस से निपटने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के कुल आंकड़ों की संख्या 9 लाख के पार चली गई है और पिछले काफी दिनों से अब हर रोज 25,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। यानी देश में हर 4 या 5 दिन में 1 लाख नए केस जुड़ रहे हैं। हालांकि देश में कोरोना वायरस को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या में काफी अधिक है। 9 लाख कुल केस में से 5 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सरकार से की मांग, अभी नहीं हो राजनीतिक कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई नेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग की है कि कोरोना काल में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोग रहेंगे तभी चुनाव होगा, सभी दलों को इसके लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू पर राजनीतिक कार्यक्रम करने को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बोले व्यवस्था नहीं होने की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। वहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने के लिए आरजेडी ने भी बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि राज्य सरकार को इसे लेकर जवाब देना होगा। सरकार की ओर से संक्रमण रोकने के इंतजाम नहीं किए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ के बयान
बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि बीजेपी की ओर से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। हम विपक्ष से भी आग्रह करते हैं, राजनीति ना करें, कोरोना के खिलाफ लड़ाई सबको मिलकर लड़नी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई 10th रिजल्ट 2020, एचआरडी मंत्री ने की घोषणा, कल जारी होगा सीबीएसई 10वीं रिजल्ट। जी हां दोस्तों, सीबीएसई 10वीं रिजल्ट कल cbse.nic.in, cbseresults.nic.in और results.nic.in पर जारी होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं के नतीजे बुधवार 15 जुलाई को जारी किए जाएंगे। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं भी दी है। 12वीं की तरह 10वीं भी रिजल्ट में टॉपरों का ऐलान नहीं किया जाएगा। सीबीएसई ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ष मेरिट सूची जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। 10वीं के करीब 18 लाख बच्चे बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट सीबीएसई की वेबसाइट के अलावा उमंग ऐप और डिजी रिजल्ट्स ऐप में भी चेक कर सकेंगे। इसके अलावा वीआरएस सिस्टम और एसएमएस भेजकर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। सीबीएसई ने सोमवार को बिना सूचना दिए 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर सबको चौंका दिया था। 12वीं में 88.78% बच्चे पास हुए हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 5.96% बेहतर रहा। दिल्ली के छात्रों के रद्द हुए थे पेपर। आपको बता दें कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2020 से शुरू हुई थी, जिसमें 10वीं का अंतिम पेपर 18 मार्च को था। दिल्ली के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस से पहले दंगा भड़का था, जिस कारण से सीबीएसई पूर्वी दिल्ली के परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। दिल्ली के इन इलाकों की परीक्षाएं पहले कराई जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीएसई ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए 10वीं और 12वीं परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया था। ऐसे में दिल्ली के सीबीएसई 10वीं के छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क के आधार पर जारी किया जाएगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सीबीएसई 12वीं के छात्र जो असेसमेंट मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें बाद में परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, जबकि 10वीं के छात्रों का यह असेसमेंट से जारी किया गया रिजल्ट ही अंतिम रिजल्ट होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट समेत 3 मंत्री बर्खास्त, प्रदेश अध्यक्ष पद भी छीना गया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल से सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्रियों को बर्खास्त किया जा रहा है। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मंत्री पद से हटाए जाने का ऐलान किया। सुरजेवाला ने कहा कि पायलट के साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटाया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी और सचिन पायलट पर साधा गया निशाना। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में राजस्थान के मुद्दे को लेकर बीजेपी और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है कि एक और जहां देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अलग ही उपद्रव मचाया हुआ है। इस दौरान भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराई। अपनी जीप पर लगे खून के पचने के पहले ही राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराकर डकार लेने की स्थिति में भाजपा दिख रही है, लेकिन यह संभव नहीं लगता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ भाजपा में विलीन हो गए। सिंधिया को इनाम के रूप में राज्यसभा मिली। भविष्य में वे मंत्री भी बनेंगे। जब मध्य प्रदेश का निवाला निकला, तभी लोग आश्वस्त थे कि अगला नंबर राजस्थान का होगा। शर्त लगाकर कहा गया कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर ही चलेंगे। यह सच होता दिख रहा है। सचिन पायलट 30 विधायकों के साथ राजस्थान में बगावत कर रहे हैं, ऐसी बात की जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा ज्यादा दिखाई जा रहा है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 और भाजपा के 72 विधायक हैं। निर्दलीय और अन्य विधायक भी सरकार के साथ थे। उनमें से कुछ परंपरा के अनुसार बाढ़ पर जाकर बैठे हैं। पायलट का दावा है कि कांग्रेस सरकार अब अल्पमत में है। हालांकि पायलट की बात सच भले ही हो, लेकिन सरकार का भविष्य विधानसभा में तय होगा। विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुलाई गई कांग्रेस विधायकों की बैठक में 10 से 12 पायलट समर्थक विधायक भी शामिल थे। इसलिए विधानसभा में सिरों की गिनती के बाद ही वास्तविक संख्या ज्ञात होगी। जब तक विधायकों के सिर ठीक से नहीं गिन लिए जाते, तब तक
भारतीय जनता पार्टी खुलकर कुछ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए खुलकर कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को अस्थिर करने के लिए पर्दे के पीछे से उनका राष्ट्रीय कार्य चल ही रहा है। फिलहाल भाजपा के दृष्टिकोण से पायलट का बच्चों वाला खेल कांग्रेस का एक आंतरिक मुद्दा है और इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने में मिलाया उस समय भी यह भाजपा के लिए एक आंतरिक मुद्दा था और अब पायलट का खेल भी एक आंतरिक मुद्दा है। महाराष्ट्र में भाजपा ने अजीत पवार को साथ लेकर अल सुबह ही शपथ विधि कर ली, तब भी वो राकांपा का आंतरिक मामला था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।